दोस्तों, आज की कहानी कॉन्ग स्कल आइलैंड की है, जहां हम कॉन्ग की जंग देखेंगे उसके दुश्मनों के साथ और कैसे कुछ लोग वहां खोज के लिए आते हैं। लेकिन इस आइलैंड के बड़े बड़े क्रीचर देखकर इन सबको कैसे झटका लगता है, चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक प्लेन क्रैश से और वो साउथ पैसिफिक के एक अजीब और सुनसान आइलैंड पर गिरता है। कैप्टन रेयान अभी संभल ही रहा होता है कि उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है, जहां एक और प्लेन क्रैश होता दिखाई देता है। ये प्लेन एक जापानी पायलट का होता है जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए जैसे ही वो भी नीचे आता है, दोनों पायलट्स एक दूसरे को देखते ही लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही होती है कि अचानक पहाड़ी के ऊपर से दो बहुत बड़े हाथ नजर आते हैं और जब वो ऊपर देखते हैं तो सामने एक बहुत ही बड़ा जाइंट कोंग खड़ा होता है। उसका साइज इतना ज्यादा होता है कि दोनों पायलट्स एक पल के लिए डर के मारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब हमें एक आदमी विक्टर दिखाया जाता है, जो अमेरिका की एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। विक्टर एक सेनेटर के पास जाता है उससे मिलने के लिए। वो उसको कहता है, तुम्हारे पास 5 मिनट्स हैं, जल्दी बताओ। और वो उसके सामने एक मिस्टीरियस आइलैंड का मैप रखता है। वो बताता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस आइलैंड के बारे में प्रॉपरली नहीं जानता। इस जगह का सिर्फ माइथोलॉजी में जिक्र मिलता है और इस आइलैंड का नाम होता है स्कल आइलैंड। विक्टर सेनेटर को बताता है कि यहाँ से जो भी शिप या प्लेन गुजरता है वो कभी वापस नजर नहीं आता। यहाँ तक कि ये जगह बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा डेंजरस मानी जाती है। विक्टर फिर बताता है कि काफी सालों पहले जो न्यूक्लियर टेस्ट्स यहाँ किए गए थे, जो कि सब लोग मानते हैं, लेकिन असल में वो किसी डेंजरस चीज को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो कहता है कि अगर वो इस आइलैंड को एक्सप्लोर करें तो उन्हें बहुत बड़े राज्य मिल सकते हैं। लेकिन सेनेटर पहले मजाक समझता है और उन्हें परमिशन देने से मना कर देता है, क्योंकि मिशन के लिए बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए होते हैं। वो जाने लगता है तो वो सेनेटर को बताते हैं कि सिर्फ 3 दिन बाद रशिया का सैटेलाइट भी इस आइलैंड के ऊपर से गुजरने वाला है और अगर अमेरिका ने अभी कुछ नहीं किया तो रशिया भी इस जगह की इंफॉर्मेशन हासिल कर लेगा, जो अच्छा नहीं है। तो सेनेटर मजबूरन परमिशन दे देता है और आखिर में वो कहता है कि हमें कुछ आर्मी के जवान भी चाहिए। वो मान जाता है। इसके बाद कर्नल हार्लन को कॉल आती है, जिसको कहा जाता है तुम्हें उनके साथ एक आइलैंड पे जाना होगा और ये तुम्हारा आखिरी मिशन होगा, क्योंकि कर्नल हार्लन अब आर्मी से रिटायर हो रहा था। इसके बाद एक पूरी टीम स्कल आइलैंड की तरफ रवाना होती है। इनके साथ एक आदमी जैक भी होता है, जो इस मिशन में गाइड के तौर पर लाया गया होता है ताकि वो सबको सेफली लीड कर सके। काफी लंबा सफर करने के बाद आखिर ये सब लोग एक बहुत बड़े शिप के जरिए आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, लेकिन आगे का सफर हेलीकॉप्टर्स में करना होता है। मुश्किल ये होती है कि आइलैंड के सामने एक बहुत ही डेंजरस स्टॉर्म मौजूद होता है। इतना खतरनाक तूफान देखकर कोई भी आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन विक्टर अब पीछे हटने वाला नहीं था। वो सबको कन्विंस करता है और कहता है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें हर हाल में आगे बढ़ना होगा, मुश्किल से ही। लेकिन आखिर सब उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था आगे क्या होने वाला है और सब हेलीकॉप्टर्स लेकर उस खतरनाक स्टॉर्म के अंदर घुस जाते हैं। स्टॉर्म के अंदर बादल इतने ज्यादा चमक रहे थे कि हर किसी की जान खतरे में पड़ जाती है और सबका बैलेंस आउट होता है, लेकिन किसी तरह वो तूफान को क्रॉस कर लेते हैं और फिर उनके सामने आता है स्कल आइलैंड, जो देखने में हैरान कर देने वाला और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। ऐसा आइलैंड इन्होंने कभी नहीं देखा था। आइलैंड पर लैंड करते ही टीम अपना मिशन शुरू करती है। वो लोग बॉम्ब्स गिराने लगते हैं। ये बॉम्ब्स जमीन के अंदर वाइब्रेशंस पैदा करते हैं ताकि पता चल सके कि नीचे क्या छुपा हुआ है। उन्हें पता चलता है कि आइलैंड की जमीन नीचे से खोखली यानी हॉलो है और नीचे बहुत ज्यादा मिनरल्स मौजूद हैं। इसी तरह वो आइलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में बॉम्ब्स गिरा रहे होते हैं कि अचानक एक बहुत बड़ा ट्री तेज रफ्तार से आकर एक हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और वो क्रैश हो जाता है। सब लोग कुछ समझ ही नहीं पाते कि उनके सामने एक ऐसा मंजर आता है जो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक बहुत ही जाइंट गोरिल्ला खड़ा होता है, इतना बड़ा कि उनके हेलीकॉप्टर्स उसके सामने बिल्कुल खिलौनों जैसे लग रहे होते हैं। टीम के लोग बिना वक्त गंवाए उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियां उसका कुछ खास नुकसान नहीं कर पाती, बल्कि ये सब देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगले ही पल वो एक एक करके हेलीकॉप्टर्स को तबाह करना शुरू कर देता है। कोई हेलीकॉप्टर उसके जोरदार हाथ से टकराता है तो कोई हवा में ही क्रैश हो जाता है। कुछ ही देर में मिशन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और जिंदा बचने वाले लोग अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। क्रैश के बाद बचने वाले लोग फैसला करते हैं कि हम 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम को जैक लीड कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ विक्टर होता है, जो इस पूरे मिशन का प्लान लेकर आया था। उसके साथ कर्नल हार्लन भी होता है, जो अपने सोल्जर्स को मरते देखकर बहुत ज्यादा गुस्से और दुख में होता है और अब वो बदला लेना चाहता था। कर्नल हार्लन गुस्से में विक्टर को डराता है और कहता है कि अब मुझे इस जगह का
पूरा सच बताओ। तब विक्टर उन्हें एक पुरानी कहानी बताता है। वो कहता है कि 32 साल पहले वो एक शिप पर था जो अचानक गायब हो गया था। उस शिप का नाम जोबो था और उसमें हजारों लोग मौजूद थे। दुनिया को बताया गया कि वो शिप समंदर में डूब गया था, लेकिन असल सच कुछ और था। विक्टर बताता है कि उनका शिप किसी मॉन्स्टर ने तबाह किया था, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैं बहुत सालों से लोगों को समझाता रहा कि दुनिया में मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सब लोग कहते हैं कि ये पागल है। विक्टर कहता है कि इस धरती पे अगर क्रिएचर्स हैं तो वो इंसानों के लिए बहुत खतरा है, इसीलिए वो चाहता है कि वो यहाँ से सबूत लेकर निकलें ताकि मिलिट्री को दिखा सके और बाद में इन मॉन्स्टर्स को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, और इसीलिए वो यहाँ आया है। दूसरी तरफ जैक और उसकी टीम को दिखाया जाता है। जैक सबको समझाता है कि उन्हें रिवर के साथ साथ चलते हुए समंदर तक पहुंचना होगा, क्योंकि उनका शिप सिर्फ 4 दिन तक उनका इंतजार करेगा। अगर वो किसी तरह सिग्नल भेज दें तो शिप उन्हें सेफली वापस ले जा सकता है, वरना मॉन्स्टर्स हमको कच्चा खा जाएंगे। सफर के दौरान जब वो रिवर के करीब पहुंचते हैं तो अचानक पानी में एक बहुत ही अजीब और जाइंट क्रिएचर नजर आता है। सब लोग डर जाते हैं और उस पर फायरिंग करने वाले होते हैं, लेकिन जैक फौरन सबको रोक देता है और कहता है कि कोई भी शूट नहीं करेगा। हैरानी की बात ये होती है कि वो क्रिएचर उन पर अटैक करने के बजाय चुपचाप उन्हें दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वो लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं जहां हर तरफ पुराने रुइंस नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से ट्राइबल लोग उन्हें घेर लेते हैं। टीम के लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तभी अचानक वहां एक आदमी आता है और ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन रेयान होता है। ये वही अमेरिकन पायलट होता है जिसका प्लेन स्टार्ट में क्रैश हुआ था, यानी वो इस आइलैंड पर इतने सालों से फंसा हुआ होता है। कैप्टन रेयान सबको समझाता है कि ये ट्राइबल लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद वो सबको अपने विलेज में ले जाता है। वहां पहुंचकर सब लोग एक बहुत पुराना शिप देखकर हैरान रह जाते हैं जो विलेज के बीच में खड़ा होता है। जब वो शिप के अंदर जाते हैं तो दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों में उन्हें वही जाइंट ऐप नजर आता है जिसने उनके हेलीकॉप्टर्स तबाह किए थे। तब रेयान बताता है कि इस जाइंट ऐप का नाम कोंग है और ये इस आइलैंड का किंग है। रेयान कहता है कि आइलैंड के लोग कोंग की पूजा करते हैं क्योंकि वो इन सब की हिफाजत करता है। फिर रेयान एक और खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि जब उसका प्लेन क्रैश हुआ था उस वक्त एक जापानी पायलट भी यहाँ गिरा था जो बाद में उसका दोस्त बन गया था, लेकिन आइलैंड के नीचे कुछ खौफनाक क्रिएचर्स रहते हैं जो देखने में जाइंट लिजार्ड्स की तरह लगते हैं। रेयान कहता है मैं उनको स्कल कॉलर्स कहता हूँ और इन्हीं मॉन्स्टर्स ने उसके जापानी दोस्त को मार दिया था। रेयान बताता है कि इन स्कल कॉलर्स में एक क्रिएचर इतना ज्यादा बड़ा है कि उसने कोंग की पूरी स्पीशीज को खत्म कर दिया और अब कोंग अपनी किस्म का आखिरी जिंदा क्रिएचर है जो उनको चुन चुन के खत्म कर रहा है। रेयान सबको वार्न करता है और कहता है कि अगर कोंग खत्म हो गया तो स्कल कॉलर्स पूरे आइलैंड पर तबाही मचा देंगे। फिर जैक पूछता है कि अगर कोंग इतना अच्छा है तो उसने हम पर अटैक क्यों किया और इतने लोग क्यों मरे। रेयान जवाब देता है कि ये आइलैंड कोंग का घर है और तुम लोगों ने यहाँ बॉम्ब्स गिरा दिए। अगर कोई तुम्हारे घर पर बॉम्ब्स गिराए तो तुम क्या करोगे? तुम भी उसको जान से मार डालोगे। वो ये भी बताता है कि जब उन्होंने बॉम्ब्स गिराए तो उन वाइब्रेशंस की वजह से स्कल कॉलर्स नीचे से बाहर आने लगे थे और असल में कोंग ने उन सबको रोककर उनकी जान बचाई थी, वरना शायद कोई भी जिंदा ना बचता, तुम भी नहीं। इसीलिए कोंग अच्छा है, बुरा नहीं। कैप्टन रेयान की बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब जैक उन्हें बताता है कि उनका शिप सिर्फ 3 से 4 दिन तक समंदर के पास उनका इंतजार करेगा, इसलिए उन्हें हर हाल में आइलैंड के दूसरे कोने तक पहुंचना होगा जहां से वो सिग्नल भेजकर सेफली यहां से निकल सकें। लेकिन कैप्टन रेयान उनकी बात सुनकर हंस देता है और कहता है कि पैदल उस जगह तक पहुंचने में उन्हें 50 दिन से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि उसके पास एक पुरानी बोट है जिसे रिपेयर कर दिया जाए तो वो सबको सिर्फ 4 दिन में आइलैंड के दूसरे साइड तक ले जा सकती है। इसलिए सब लोग मिलकर बोट रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। वापस विलेज में सब लोग बोट रिपेयर करने में लगे होते हैं। इन्हीं लोगों में एक फोटोग्राफर भी होती है जिसका नाम सारा क्लाइन होता है। सारा क्यूरियोसिटी में ट्राइब की डेंजरस वुडन वॉल क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उनका क्रैश्ड हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े वाइल्ड बफेलो के ऊपर गिरा हुआ होता है जो अभी तक जिंदा होता है। सारा हेलीकॉप्टर हटाने की कोशिश करती है ताकि बफेलो को बचा सके, लेकिन हेलीकॉप्टर इतना हैवी होता
होता है कि वो कुछ नहीं कर पाती। तभी अचानक पीछे से कोंग आ जाता है। सारा कोंग को देखकर बुरी तरह डर जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि कोंग उस पर अटैक नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से हेलीकॉप्टर को आसानी से उठा देता है और बफेलो को आजाद कर देता है। सारा कोंग को घबराहट के साथ देखती रहती है। कोंग भी कुछ देर उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा कम और उदासी ज्यादा नजर आ रही होती है। वो सारा को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कर्नल हार्लन, विक्टर और उनकी टीम जंगल के अंदर आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक एक बहुत ही खौफनाक जायंट स्पाइडर उन पर हमला कर देता है। मुश्किल से मिलकर वो उस स्पाइडर को मार देते हैं और किसी तरह आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी लुकास दोनों टीम से अलग हो चुका होता है। लुकास जंगल में अकेला भटक रहा होता है और जब वो रिवर के पास पानी पीने रुकता है तब उसकी नजर सामने से आते हुए कोंग पर पड़ती है। लुकास डर के मारे छुप जाता है, लेकिन कोंग उसे नोटिस नहीं करता। वो बस रिवर के पास आकर पानी पीने लगता है, लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक जायंट ऑक्टोपस निकलकर कोंग पर हमला कर देता है। कोंग और उस ऑक्टोपस के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन आखिर में कोंग उस क्रिएचर को मार देता है और वही उसे खाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लुकास अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े से ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे समझ आता है कि वो कोई ट्री नहीं बल्कि एक अजीब सा जायंट क्रिएचर था जो चलने लगता है। लुकास संभल ही रहा होता है कि अचानक सामने स्कल कॉलर्स आ जाते हैं। लुकास भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये डेंजरस क्रिएचर्स उसे पकड़कर मार देते हैं। अब रात हो जाती है। सब तैयारी कर रहे होते हैं कि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे और सब बहुत खुश थे क्योंकि बोट ठीक हो गई थी। दूसरी तरफ कर्नल हार्लन भी बदले की आग में झुलस रहा था। अगली सुबह सब लोग रिपेयर्ड बोट में बैठकर आइलैंड के दूसरे कोने की तरफ रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान अचानक उनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ कर्नल हार्लन वाली टीम से कांटेक्ट होता है। कर्नल बताता है कि वो लोग भी जल्दी उन तक पहुंचने वाले हैं। वो उनके लिए एक फायर करता है जिससे उनको कर्नल हार्लन की लोकेशन का पता चल जाता है। सब खुश थे, लेकिन तभी आसमान में उड़ने वाले बहुत डेंजरस जायंट बर्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। एक बर्ड उनके एक साथी को पकड़कर आसमान में ले जाता है और मार देता है। किसी तरह सब लोग बचकर आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ वक्त बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ एक नया मसला खड़ा हो जाता है। सब लोग शिप की तरफ जाना चाहते होते हैं, लेकिन कर्नल हार्लन कहता है कि उसे वेस्ट साइड जाना होगा क्योंकि उसका सोल्जर लुकास अभी भी कहीं लॉस्ट है और उसका हेलीकॉप्टर उस तरफ क्रैश हुआ था। कैप्टन रेयान फौरन सबको वार्न करता है और कहता है कि वेस्ट साइड बहुत डेंजरस है क्योंकि वहाँ स्कल कॉलर्स का एरिया है, वहाँ जाना मतलब मौत है। लेकिन कर्नल हार्लन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो जैक से कहता है कि तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखाना है, काम सिखाना नहीं, इसीलिए सबको मेरे साथ चलना होगा। मजबूरन जैक उसकी बात मान लेता है और अब सब लोग वेस्ट साइड की तरफ रवाना हो जाते हैं, बिना ये जाने कि उनका सामना किस खौफनाक चीज से होने वाला है। सफर करते हुए सब लोग एक अजीब और खौफनाक वैली में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ सिर्फ बड़े बड़े स्केलेटन्स बिखरे पड़े होते हैं। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और धड़कनें तेज हो जाती हैं। तब कैप्टन रेयान सबको बताता है कि ये स्केलेटन्स किसी आम क्रिएचर्स के नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स और कोंग की फैमिली के हैं। यानी एक वक्त था जब यहाँ कोंग जैसी बहुत सी जायंट स्पीशीज हुआ करती थी, लेकिन स्कल कॉलर्स ने उन सबको मार दिया। वो लोग अभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक वही डेंजरस स्कल कॉलर्स उन पर हमला कर देते हैं और विक्टर को निगल जाता है जिन्होंने पहले लुकास को मारा था। सिर्फ इतना ही नहीं, आसमान में घूमने वाले वही जायंट बर्ड्स भी दोबारा अटैक कर देते हैं। अब जंगल के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मुश्किल से सब मिलकर उन बर्ड्स और स्कल कॉलर्स का सामना करते हैं और आखिर उन क्रिएचर्स को मार देते हैं। फाइट के बाद कैप्टन रेयान फौरन सबको वार्न करता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि ये स्कल कॉलर्स का एरिया है और अगर हम ज्यादा देर यहाँ रुक गए तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन कर्नल हार्लन अब भी वापस जाने के लिए रेडी नहीं होता। वो कहता है कि जब तक उसका सोल्जर लुकास नहीं मिल जाता वो यहाँ से नहीं जाएगा। तब जैक उसको कहता है लुकास मर चुका है, ये है उसका लॉकेट, ये उसे स्कल कॉलर के पेट के अंदर मिला था जो उसने अपने मुंह से गिराया था। लुकास अब जिंदा नहीं है, इसलिए हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कर्नल हार्लन कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि वो लुकास के हेलीकॉप्टर तक जरूर जाएगा क्योंकि उस हेलीकॉप्टर में बहुत सारा एम्यूनिशन और वेपन्स मौजूद है और फिर वो अपना असली प्लान बताता है।
वो कहता है कि इन वेपन्स की मदद से वो कोंग को मार देगा। ये सुनकर कैप्टन रेयान हैरान रह जाता है और फौरन कहता है कि तुम किंग को नहीं मार सकते क्योंकि वो इस आइलैंड का प्रोटेक्टर है और सबको बचाता है। जैक भी कर्नल को समझाता है कि लुकास मर चुका है, बल्कि स्कल कॉलर्स ने मारा था उसको। असल डेंजर कोंग नहीं, ये डेंजरस क्रिएचर्स हैं। लेकिन कर्नल हार्लन के दिमाग में सिर्फ बदला चल रहा होता है। वो कहता है कि कोंग ने मेरे इतने सोल्जर्स मार दिए, इसलिए वो स्कल कॉलर्स के साथ साथ कोंग को भी खत्म करेगा। जैक समझ जाता है कि कर्नल अब किसी की बात नहीं सुनेगा, ये दिमाग से भी पैदल ही है। इसलिए वो कहता है कि अगर तुम हेलीकॉप्टर की तरफ जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं बाकी लोगों को लेकर शिप की तरफ जाऊंगा ताकि हम यहाँ से निकल सकें। इसके बाद कर्नल हार्लन अपने सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ चला जाता है और कुछ दूर जाकर उन्हें सच में हेलीकॉप्टर का रेकेज मिल जाता है। वहाँ से वो लोग बहुत सारा बॉम्ब्स और एम्यूनिशन निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ जैक, सारा, क्लाइन और बाकी सिविलियंस बोट की तरफ जा रहे होते हैं। सफर के दौरान जैक और सारा बाकी सब लोगों से अलग होकर एक ऊंची हिल की तरफ चले जाते हैं ताकि वो देख सकें कि उनका शिप कितनी दूर है। रात हो चुकी थी और फिर अचानक अंधेरे में एक बहुत बड़ा साया उनके सामने नजर आता है। ये कोंग होता है। जैक और सारा उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आता है कि कोंग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सारा पहले भी कोंग से मिल चुकी थी और शायद इसी वजह से कोंग उस पर ट्रस्ट करता है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि कोंग असल में एक पीसफुल जाइंट ऐप है जो सिर्फ अपने आइलैंड और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ कर्नल हार्लन पागल हो गया था। वो जंगल के दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। कोंग भागकर चला जाता है, लेकिन जैक कहता है ये कर्नल हार्लन का काम है, हमको कोंग की मदद के लिए जाना होगा। ये भी उसके पीछे चले जाते हैं। असल में कर्नल हार्लन और उसके सोल्जर्स ने कोंग के लिए ट्रैप लगा दिया होता है। जैसे ही कोंग वहाँ पहुँचता है वो उनके जाल में फंस जाता है। एक के बाद एक ब्लास्ट की वजह से कोंग बुरी तरह जख्मी हो जाता है और आखिर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब कर्नल हार्लन का प्लान होता है कि वो बॉम्ब्स लगाकर कोंग को हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन जैसे ही वो ये करने वाला होता है तभी वहाँ जैक, सारा और कैप्टन रेयान आ जाते हैं और सीधा कर्नल हार्लन पर गन तान देते हैं। वो उसे बॉम्ब डेटोनेटर करने से मना कर देते हैं। जैक कर्नल को समझाता है कि कोंग हमारा दुश्मन नहीं है, असल खतरा तो स्कल कॉलर्स हैं। लेकिन कर्नल हार्लन अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इन सबको मार दो, मगर इस बार उसके अपने सोल्जर्स भी उसका साथ देने से मना कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ चुका होता है कि कोंग असल में एनिमी नहीं है। तभी अचानक पास के पानी से एक बहुत ही जाइंट और डेंजरस स्कल कॉलर बाहर निकल आता है। ये वही सबसे पावरफुल क्रिएचर होता है जिसने कभी कोंग की पूरी स्पीशीज को खत्म कर दिया था। सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन इसी दरमियान कोंग को होश आ जाता है और कोंग एक जोरदार अटैक करता है और कर्नल को उसी के बॉम्ब के साथ उड़ा देता है। और अब यहाँ शुरू होती है कोंग और जाइंट स्कल कॉलर के दरमियान जबरदस्त और खतरनाक फाइट। इधर बाकी सब लोग अपनी जान बचाते हुए बोट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में वो जाइंट स्कल कॉलर उन पर भी हमला कर देता है। लेकिन एक बंदा उसको रोकता है, लेकिन वो उसको मार देता है और इससे पहले कि वो सबको मार पाता, कोंग जोरदार अटैक करके स्कल कॉलर को पीछे धकेल देता है और दोनों मॉन्स्टर्स के दरमियान एक और डेंजरस बैटल शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सारा क्लाइन एक ऊंची हिल पर चढ़कर फ्लेयर गन चलाती है ताकि समंदर में मौजूद शिप को सिग्नल मिल सके, लेकिन स्कल कॉलर कोंग पे भारी पड़ रहा होता है। फाइट के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब कोंग चेन्स में फंस जाता है और स्कल कॉलर उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तब टीम मिलकर स्कल कॉलर पर फायरिंग करते हैं जिससे उसका ध्यान कुछ देर के लिए उनकी तरफ चला जाता है। अब स्कल कॉलर गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है। टीम दोबारा से गन में गोलियां भर रही होती है और वो उनके करीब आ जाता है कि ऊपर से सारा उस पर फायर करती है और उससे स्कल कॉलर को बहुत दर्द होता है। लेकिन इसी बीच कोंग पूरी ताकत लगाकर खुद को चेन से आजाद कर लेता है। असल में वो कोई नॉर्मल चेन नहीं होती, उसके साथ एक तेज ब्लेड भी लगा होता है। कोंग उस ब्लेड वाली चेन को वेपन की तरह यूज करता है और स्कल कॉलर को बुरी तरह जख्मी कर देता है और कोंग उसको पहाड़ी पे दे मारता है, जिससे हिल के ऊपर खड़ी सारा फिसलकर पानी में गिर जाती है। दूसरी तरफ कोंग और स्कल कॉलर की जंग में कोंग उस ब्लेड से स्कल कॉलर का गला फाड़ देता है और वो गिर जाता है। सारा को कोंग ने देख लिया था तो कोंग उसे पानी से बचा लेता है, लेकिन स्कल कॉलर अब भी जिंदा होता है। वो कोंग पर हमला करता है और अपना मुंह खोलकर सारा तक पहुंचने की कोशिश करता है। स्कल कॉलर उस हाथ को मुंह के अंदर डाल लेता है जिसमें सारा थी, लेकिन कोंग उसी
हाथ से उसकी जुबान खींच देता है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए मर जाता है। फाइट खत्म होने के बाद कोंग सारा को आहिस्ता से रिवर बैंक पर रख देता है, जहाँ जैक फौरन उसके पास पहुँचता है। खुशकिस्मती से सारा बिल्कुल जिंदा होती है। जैक और सारा दूर खड़े कोंग को जाते हुए देखते हैं, जो एक बार फिर अपने आइलैंड का प्रोटेक्टर बनकर खामोशी से वापस चला जाता है। इसके बाद सब लोग सेफली अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें कैप्टन रेयान दिखाया जाता है, जो इतने सालों बाद फाइनली घर वापस आता है। वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलता है, जो अब लगभग 31 साल का हो चुका होता है। इतने सालों बाद अपने परिवार से मिलकर रेयान की खुशी देखने लायक होती है। एंड में हमें दिखाया जाता है कि जैक और सारा क्लाइन को एक सीक्रेट ऑफिस में रखा गया होता है। तब वहाँ डॉ, हैरिस और मेई आते हैं, जो आइलैंड पर उनके साथ मौजूद थे। वो दोनों बताते हैं कि कोंग ही दुनिया का अकेला किंग नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी डेंजरस टाइटन्स मौजूद हैं। कुछ फोटोज जहां गॉडजिला और घिडोरा एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और इसी हिंट के साथ मूवी का नेक्स्ट पार्ट गॉडजिला की तरफ सेटअप कर दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।